ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे चंदौली की, जहां गंगा की लहरें भी बहुत दूर से गुजरती हैं और जहां की गलियां सदियों पुरानी व्यथा समेटे हुए हैं। इसी चंदौली से कोसों दूर एक बस्ती थी, दीवानापुर। नाम तो राजसी था, लेकिन वहां की हालत राजा से कहीं ज्यादा रंकों वाली थी। उसी बस्ती के कोने में एक झोपड़ी थी, जिसके आंगन में नीम का एक पुराना पेड़ था। इस झोपड़ी में रहती थी रानी। हाँ, नाम रानी था, लेकिन जिंदगी आम लड़कियों से भी कठिन थी। रानी की उम्र 16 साल थी। उसकी आंखों में वो चमक थी जो अक्सर उन लड़कियों में होती है जिन्होंने बहुत कुछ खो दिया हो। रानी के पिता देवकी नंदन कस्बे के एक बड़े पत्थर की खदान में मजदूरी करते थे। रानी की मां विद्या 3 साल पहले एक दुर्लभ बीमारी से चल बसी थी। तभी से देवकी नंदन और रानी एक दूसरे के सहारे थे। देवकी नंदन का शरीर पत्थरों की तरह सख्त था, लेकिन दिल मक्खन की तरह नर्म। पर किस्मत को यह मंजूर नहीं था। पिछले 1.5 महीने से देवकी नंदन को तेज बुखार ने जकड़ लिया था। वही हाथ जो कभी बोल्डर तोड़ सकते थे, अब चूल्हे पर रखी कड़छी भी नहीं उठा पा रहे थे। देवकी नंदन की खांसी रातों रात पूरी बस्ती में सुनाई देती। पड़ोसी कहते, ये तो काल है बाबा, अब देवकी नहीं बचेगा। लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। उसने पिता का इलाज कराने के लिए खदान के मालिक से मजदूरी मांगने का मन बना लिया। मालिक था सूरज प्रताप सिंह। सूरज प्रताप सिंह की उम्र 28 साल थी, लेकिन उम्र से कहीं ज्यादा उसका घमंड था। बाप की कमाई पर आलीशान बंगले में रहना, गाड़ियां बदलना और मजदूरों को नीचा दिखाना, यही उसकी दिनचर्या थी। वो अपनी आंखों से मजदूरों को रोटी देता था और उसी रोटी के एवज में उनकी जान तक ले लेता था। उस रात की बात है, अमावस्या की रात थी। आसमान में सिर्फ धूल और अंधेरा था। रानी अपने पिता के पास बैठी थी। उसके हाथ में पुरानी दवा की डिब्बी थी, जिसमें अब एक गोली भी नहीं थी। देवकी नंदन चारपाई पर तड़प रहे थे। उनका शरीर जैसे आग लग रही हो। रानी ने पिता के माथे पर हाथ रखा और धीरे से बोली, पिताजी, दवा खत्म हो गई। कल सुबह मैं मालिक से आपकी मजदूरी ले आऊंगी। देवकी नंदन ने मुश्किल से आंखें खोली। उनकी आवाज कांप रही थी। रानी बेटा, वो सूरज, वो शैतान है। मैंने सुना है उसने कई लड़कियों के साथ। बेटा, मैं तुझे अकेली नहीं जाने दूंगा। रानी ने अपने पिता का हाथ अपनी दोनों हथेलियों में ले लिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। पिताजी, आपकी दवा के सामने ये सब छोटी बात है। मैं सुबह होते ही जाऊंगी। पूरी रात रानी बैठी रही। वो बार बार खपरेल की छत की ओर देखती, मानो सूरज की पहली किरण ही उसके पिता की नई जिंदगी हो। सुबह 4 बजे ही वो उठ गई। उसने पुरानी साड़ी पहनी जो फटी हुई थी लेकिन धुली हुई। उसने चूल्हे पर पानी चढ़ाया, पिता को पिलाया और कहा, पिताजी, मैं अभी आई। फिर वो निकल पड़ी। उसे खदान तक जाने के लिए करीब 45 मिनट का रास्ता पैदल तय करना था। रास्ते में कच्चे रास्ते, पत्थरों के ढेर और गीली मिट्टी थी। उसके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उसकी रफ्तार कम नहीं हुई। जब वो खदान के मुख्य द्वार पर पहुंची तो उसने देखा चारों तरफ धूल के बादल, पत्थर तोड़ने की आवाजें और बीच में एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर सूरज प्रताप सिंह बैठा था। उसने महंगी धूप का चश्मा लगाया था, हाथ में सोने की घड़ी और सामने बियर की बोतल रखी थी। वो किसी मजदूर पर चिल्ला रहा था। रानी ने सांस ली और सीधे उस प्लेटफॉर्म के पास जाकर खड़ी हो गई। नमस्कार मालिक साहब, मैं देवकी नंदन की बेटी रानी हूं। पिताजी बीमार है, 1.5 महीने से बिस्तर पर है। उनकी मजदूरी चाहिए थी। सूरज प्रताप ने धीरे से चश्मा उतारा। उसकी नज़र रानी के फटे जूतों पर, फिर उसकी पुरानी साड़ी पर और फिर उसके चेहरे पर टिक गई। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। अरे वाह, तू देवकी की बेटी है। उस बूढ़े ने पिछले 15 दिन में काम पर आना बंद कर दिया। मजदूरी किस बात की? मैं कोई धर्मशाला हूं क्या? रानी ने सर झुका लिया। साहब, वो बीमार है, जहर का बुखार है, दवा के लिए पैसे चाहिए, बस 2000 रुपये दे दीजिए। सूरज प्रताप खड़ा हुआ। उसने अपनी चाबियां उछाली और बोला, 2000? तेरे बाप की 1 महीने की मजदूरी है 1500 रुपये, वो भी तब जब वो काम करे। अब सुन, एक काम कर, तू आज मेरे लिए रात में खाना बना कर लिया, फिर मैं तुझे 5000 दे दूंगा। रानी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पीछे हटते हुए कहा, नहीं साहब, मुझे अपने पिता की कमाई चाहिए, भीख नहीं, और ना ही ऐसा कोई सौदा। सूरज का चेहरा गर्म हो गया। सौदा? तू खुद आई है भीख मांगने, हट यहां से, नहीं तो कुत्ते बांध दूंगा।
रानी के आंखों से आंसू छलक पड़े। वो मुड़ी तो उसने देखा कि एक बूढ़ा मजदूर कमलेश, जो पास में ही बैठा अपनी रोटी खा रहा था, उसकी तरफ देख रहा था। कमलेश ने अपनी झोली में से 200 रुपए निकाले और रानी के हाथ में रख दिए। ले बेटा, अपने पिता के लिए दवा ले, ये मेरी पसीने की कमाई है। रानी में वो रुपए लौटाते हुए कहा, नहीं कमलेश काका, आपके बच्चे भी भूखे होंगे, मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे हक चाहिए। और वो खाली हाथ लौट गई। लेकिन उस दिन कुछ टूट गया था। रानी के अंदर का इंसान तो टूटा ही, सूरज के अंदर का ज़मीर भी हिल गया था। नहीं नहीं, ये कोई फिल्मी वाकया नहीं है। सूरज को रात को नींद नहीं आई। उसकी माँ सावित्री देवी ने देखा कि वो बेचैन है। बेटा, तू परेशान क्यों है? सूरज ने सारी बात बता दी। सावित्री देवी ने आंसू बहाते हुए कहा, बेटा एक बात बताऊं, जब तेरे पिताजी ने ये खदान शुरू की थी तब हम भी रोटी के लिए तरसते थे। उसी दौर में एक दिन मैं बीमार पड़ गई थी। तेरे पिताजी ने एक गरीब पड़ोसी से उधार मांगा तो उसने बिना ब्याज के दिया। उस दिन मैंने समझा था, अमीरी जेब से नहीं दिल से होती है। कल जाकर उस लड़की की मदद कर। अगले दिन सूरज प्रताप ने दवा का थैला लिया, 2000 रुपए लिए और उस बस्ती में पहुंचा। जब उसने रानी की झोपड़ी देखी तो उसके पैर रुक गए। वहां सिर्फ 4 दीवारें थीं, एक टूटी चारपाई और एक मिट्टी का चूल्हा। देवकी नंदन बेहोश पड़े थे, रानी उनके सिरहाने रो रही थी। सूरज ने दवा रख दी और पैसे रख दिए। रानी, मैं गलत था, माफ कर दे, ये दवा और पैसे। रानी ने पैसे नहीं लिए। साहब, आपने कल कहा था मैं भिखारन हूं, आज आप मुझे भीख दे रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए। सूरज के पैर टूट गए। तो फिर क्या चाहिए तुझे? मेरे पिता की इज्जत चाहिए, बस इतना कह दो कि गलती हुई। सूरज ने कहा, गलती हुई। तभी देवकी नंदन ने आंखें खोली और सूरज को देखा। वो उठने लगे। मालिक साहब, आप यहां? सूरज ने देवकी नंदन के पैर छुए। अंकल, मैं आपका बेटा हूं, अब से आप खदान में गेट पर रखवाली करेंगे, पूरा इलाज मेरे खर्चे पर। दोस्तों, यहां से कहानी करवट लेती है। ये बात पूरे कस्बे में फैल गई कि सूरज प्रताप एक मजदूर की बेटी के पीछे दौड़ता है। सूरज के पिता रघुवीर सिंह, जो खुद एक सख्त इंसान थे और अब फिल्में देखकर बैठे रहते थे, उनको ये खबर लगी तो उनका खून खौल गया। एक दिन सूरज खदान में था, तभी रघुवीर सिंह वहां आधम के। उन्होंने देखा कि रानी अपने पिता के लिए खाना लेकर आई है। रघुवीर सिंह ने झपट्टा मारकर उसका बर्तन छीन लिया और जमीन पर पटक दिया। दाल चावल धूल में मिल गए। तेरी औकात क्या है रंडी की बच्ची, तू यहाँ क्यों आती है? तेरा बाप तो मजदूर है, तू भी उसकी औलाद है। अगर फिर यहां दिखी तो तुझे और तेरे बाप को गांव से बाहर का रास्ता दिखवा दूंगा। रानी के हाथ जल गए, लेकिन उसने एक आंसू नहीं बहाया। उसने बिखरा हुआ खाना इकट्ठा किया और चली गई। सूरज ने विरोध किया तो रघुवीर सिंह ने उसे घर से निकाल दिया और कहा, तेरी शादी मैंने सरकारी अफसर की बेटी प्रियंका से तय कर दी है। उस रात रानी ने अपने खून से एक चिट्ठी लिखी, क्योंकि उसके पास स्याही नहीं थी। उसने लिखा, प्रिय सूरज भैया, आपने मेरे पिता की जान बचाई, लेकिन मैं आपकी जिंदगी का कर्ज नहीं बनना चाहती। आपके पिता सही हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं। मैं अपने पिता को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। कृपया हमें ढूंढने की कोशिश ना करें। आप अच्छे से रहो। आपकी बहन रानी। अगली सुबह जब सूरज उस झोंपड़ी पर पहुंचा तो ताला लटक रहा था। बस नीम के पेड़ पर एक गुलाब का फूल सूख रहा था। सूरज दीवार से लगकर रोने लगा। रानी अपने बीमार पिता को लेकर एक दूर दराज के शहर मुरादाबाद पहुंची। वहां उसने एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। दिन में 12 घंटे काम, रात में पिता की सेवा। लेकिन देवकी नंदन की तबीयत बिगड़ती गई। बुखार ने पीछा नहीं छोड़ा। डॉक्टर ने कहा, कैंसर है, फैल चुका है। रानी ने अपने सारे गहने बेच दिए, अपने बाल कटवा लिए, लेकिन पिता नहीं बचे। उधर सूरज ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसने प्रियंका से शादी करने से मना कर दिया। रघुवीर सिंह ने उसका नाम वसीयत से भी निकाल दिया। सूरज ने एक छोटा सा किराना स्टोर खोल लिया। वो हर महीने रानी को ढूंढता रहा, लेकिन वो नहीं मिली। एक दिन सूरज अपनी मां सावित्री देवी को अस्पताल लेकर गया, जिन्हें दिल का दौरा पड़ा था। अस्पताल के गलियारे में उसने देखा कि एक शव को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है। शव के पीछे एक लड़की चल रही थी। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें सूजी हुई, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके हाथ में एक पुरानी फोटो थी, अपने पिता के साथ की। सूरज ने ध्यान से देखा, वो रानी थी। वो दौड़कर गया और उसने शव पर से चादर हटाई। वहां देवकी नंदन पड़े थे। सूरज जमीन पर गिर पड़ा। रानी ने ठंडी आवाज में कहा, आप आ गए, बहुत देर कर दी ना। पिताजी को आपसे मिलने की इतनी तमन्ना थी। वो कहते थे कि सूरज सच्चा है, लेकिन आप नहीं आए। सूरज के रोंगटे खड़े हो गए।
रानी, मैंने तुझे ढूंढा, लाख कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मिली क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझे ढूंढे। और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, न पिता, न घर, न पैसे। दोस्तों, वहां सूरज ने जो किया वो कमाल का था। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या तुम मेरी बहन को गोद ले सकती हो? सावित्री देवी ने रानी को अपने सीने से लगा लिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा दर्द ये है कि देवकी नंदन को बचाया नहीं जा सका। कैंसर ने उसे खा लिया था। रानी ने अपने पिता को खो दिया। हाँ, उसे एक भाई मिला, एक माँ मिली, लेकिन पिता का खालीपन कोई नहीं भर सकता। आज रानी उसी अस्पताल में नर्स है जहां उसके पिता की मौत हुई थी। वो हर उस गरीब पिता की मुफ्त दवा कराती है जिसके पास पैसे नहीं है। और सूरज आज उस खदान का मालिक है क्योंकि उसके पिता रघुवीर सिंह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। लेकिन सूरज ने एक कानून बनाया, हर मजदूर का पूरा इलाज